नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। मैं मयंक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस मजेदार क्लास में। बच्चों, कल हमने 2025 और 26 के सेशन के लिए कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को स्टार्ट किया। उसमें हमने पहली क्लास में बात की थी कि आखिरकार यौगिकों का निर्माण कैसे किया जाता है। अब उसी लाइनअप में हम चलते हैं आगे और बात करते हैं इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखना, आपने पिछली कक्षाओं में रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। मैं एक बार फिर से वही एग्जाम्पल दोहराता हूं। आपने अध्ययन किया है कि जब भी कोयले को जलाया जाता है, आपने कक्षा 9 में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पढ़े होंगे, और मैं आपको यही बात कर रहा हूं, उसी परिवर्तनों की बात कर रहा हूं कि आपने रासायनिक परिवर्तन पढ़ा है। और रासायनिक परिवर्तन में आपने क्या पढ़ा था बच्चों कि मान लीजिएगा कोई एक पदार्थ ले लिया मैंने और उसका नाम क्या दिया मैंने, क्या है, कोयला। कि जब कोयले को क्या किया गया, जलाया जाता है। याद रखना, जलाने का मतलब क्या होता है, उसका क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करवा रहे हैं बच्चों, क्रिया करवाई जा रही है। तो जब कोयले को जलाया गया तो कोयले को जलाने पर किसकी प्राप्ति हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या हुई, प्राप्ति हुई। अब हम जानते हैं कि यह कैसा परिवर्तन है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इस परिवर्तन में क्या होगा, हमें जो उत्पाद है, यानी हमें जो पदार्थ प्राप्त हुआ, इस पदार्थ से हम पुनः प्रारंभिक वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। एक बात तो ये। दूसरा क्या होगा कि क्यों हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या बनता है बच्चों, नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। और जब हमें क्या प्राप्त हो, नया पदार्थ प्राप्त हो, तो ऐसे परिवर्तनों को क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहां पर आपकी क्या आ गई, डेफिनेशन भी आ गई किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ में क्या होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। क्या कहलाती है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा सुनिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, और क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है, क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं कि कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है बच्चों, प्राप्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो ये क्या हो गया बच्चों, एग्जाम्पल हो गया किसका, आपकी रासायनिक अभिक्रिया का, जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है, प्राप्ति। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर आपने जो ऊपर लिखा हुआ है क्या, सी, यानी कार्बन यानी कोयला का जो रिएक्शन कर रहा है, किससे कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त हो रही है हमें, CO2। इसमें और आखिरकार इसमें क्या अंतर है, तो समझना, हमें यही तो चीजें पढ़नी है। यहां पर आपने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा तो पढ़ी, और क्या परिभाषा पढ़ी थी, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ में क्या होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है, क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब सवाल यह था कि ये मैंने आपके सामने क्या लिखा, उसका उदाहरण लिखा है, एग्जाम्पल लिखा। अब मैंने ये कहा कि जो मैंने यहां बात लिखी है ये, और जो ऊपर लिखा हुआ है क्या, C+O2, क्या प्राप्त हो रहा है हमें, CO2। यह दोनों बात तो एक ही है। यह भी वही बात कर रहा है कि क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है, और यह भी यही कह रहा है कि क्या प्राप्त हो रही है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति हो रही है। फिर सवाल यह है कि आखिरकार इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो यह क्या है बच्चों को समझना, यह जो ऊपर लिखा हुआ है यह क्या है, हमारा रासायनिक समीकरण है, और यह क्या है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, और ये क्या है, रासायनिक समीकरण। यानी अभिक्रिया को हमने किसे व्यक्त कर दिया है, समीकरण में व्यक्त कर दिया। अभी मैंने केवल आपको इतना बताया कि यह क्या है, केमिकल इक्वेशन है, और यह क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बात एक ही है, दोनों क्या है, एक ही बात रही है, लेकिन हमने इसको ऐसे दर्शा दिया। वो तो ये भी रिएक्शन ही रही है। अब सवाल आपके मन में उत्पन्न होता है कि आखिरकार
हमें इस अभिक्रिया से इसको लिखने की क्यों आवश्यकता महसूस हुई। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो बच्चों अभी आपने क्या पढ़ा, या अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप क्या हुआ, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये पुटअप हुआ कि सर यह तो क्या है, आपने इसको तो क्या बता दिया, रासायनिक अभिक्रिया कह दिया, और हम कह रहे हैं कि ये जो मैंने दर्शाया हुआ है ये क्या है, आपकी रासायनिक समीकरण है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है समझना। पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये उत्पन्न हुआ, और दूसरा क्वेश्चन क्या उत्पन्न हुआ था कि आखिरकार दोनों बात एक ही है, तो हमें इससे यह क्यों लिखना पड़ा। तो बच्चों देखो आजकल जमाना क्या है, शॉर्ट का जमाना है। हर कोई क्या चाहता है, शॉर्ट चाहता है। यूट्यूब पर भी आपने शॉर्ट्स वीडियो रील्स देखी होंगी, तो बड़ा कंटेंट ना देखने के बजाय क्या होने लग गया, आजकल बहुत छोटी चीजें देख करके ही आदमी जल्दी से अपना काम क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। वही सिस्टम यहां भी है। जो अभिक्रिया होती है वह किसी भी बात को, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन जो हो रही है उसको यदि मैं इस प्रकार से व्यक्त कर रहा हूं तो क्या एक लॉन्ग रूप है, ये क्या एक बड़ा रूप है, जबकि ये जो रासायनिक समीकरण है वो कैसा है, एक छोटा रूप है। तो कोई भी बात है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है बच्चों, एक बड़ा रूप होती है। जो भी रिएक्शन घटित हो रही है उसको यदि मैं इस रूप में लिख रहा हूं, किसके रूप में, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिख रहा हूं, तो वो क्या एक बड़ा रूप है, जबकि रासायनिक समीकरण कैसा रूप होती है बच्चों, छोटा रूप होती है। तो याद रखना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण क्यों लिखने की जरूरत पड़ी। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस हुई, रासायनिक समीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। एक बात तो आपका उत्तर ही आ गया, एक क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल चुका होगा कि आखिरकार हमें रासायनिक समीकरण की क्यों आवश्यकता महसूस हुई। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है सर इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो बताइए। तो चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की। सुनो, डेफिनेशन से पहले एक बात और बता देता हूं आपको। देखो यह क्या है बच्चों, यह तो क्या आता कोयला। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, मैं एक एक छोटी से छोटी चीज अपन यहां डिस्कस करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं होगा। आप कहोगे सर हमने तो सी के बारे में पढ़ा है, और सी के बारे में हमने क्या पढ़ा है सर, इसको तुम क्या बोलते हैं, कार्बन कहते हैं, और आप इसको यहां क्या कह रहे हो, कोयला कह रहे हो सर। तो ये कैसी बात है, तो सुनो भैया, कोयला जो होता है, कोयले में मुख्यतः क्या पाया जाता है बच्चों, कार्बन पाया जाता है। और कोयले में जो मुख्यतः कार्बन पाया जा रहा है, अब इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर जो आपका कोयला होता है उसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इसलिए चूंकि कोयले में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, इसलिए अपन यहां कोयले को किससे दर्शा रहे हैं बच्चों, कार्बन से दर्शा रहे हैं। दूसरा सुनना, जब भी आपसे किसकी बात की जाएगी, दहन की, कि किसी पदार्थ का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है या उसे जलाया जा रहा है। तो जब भी बात किसकी होगी बच्चों, जलाने की होगी या किसकी होगी, दहन की होगी। जैसे यहां हो रही है कोयले को जलाने पर, तो किससे अभिक्रिया करवाएंगे अपन, उसकी जो रिएक्शन करवाएंगे जब हम समीकरण लिखेंगे तो किससे करवाएंगे बच्चों, ऑक्सीजन से। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां पर आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि कितने समीकरण रट पाओगे आप, ज्यादा नहीं रट सकते। लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि O2 यहां आया क्यों, क्योंकि आप जानते हो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए यहां क्या आया, ऑक्सीजन। और ये क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप देख रहे हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, और ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, अपन अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। इनके और भी नाम हैं, लेकिन मैं इनको आगे बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको छोटा सा नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे किसकी परिभाषा बतानी है आपको, रासायनिक समीकरण की। और रासायनिक समीकरण की परिभाषा बताने के लिए बता देता हूं कि ये क्या है, अभिकारक। और अभिकारकों ने क्या की, क्रिया, और क्रिया करने के बाद क्या प्राप्त हुआ आपको, CO2। जब भी कोई चीज क्रिया करती है और क्रिया करने के बाद हमें जब कोई चीज प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। आपने मार्केट में देखा होगा, ठीक है ना, श्रृंगार की दुकानों पर आप जब खड़े हुए होंगे तो वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारी कंपनी ने क्या किया है, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और क्या ये, फेयर लवली, ग्लो लवली है। क्या कीजिए कि फेयर लवली लगाइए, ग्लो लवली लगाइए और भैंसों को गोरा बनाइए। तो देखते नहीं देखते, वो करते ना प्रचार, तो वो क्या है, उत्पादित है, प्रोडक्ट है, वो क्या है, प्रोडक्ट।
तो ये क्या है बच्चों, अभिकारक है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब परिभाषा क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो शामिल पदार्थ हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या उसमें शामिल जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को किसके रूप में व्यक्त करना बच्चों, प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना। प्रतीक तो है इनके, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, कोयले का आयन कार्बन का सूत्र क्या होता है, C, ऑक्सीजन किससे दर्शाते हैं अपन, O2 से। तो क्या है ये, प्रतीक तो है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पादों को ऐसे कह लीजिए, या आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल पदार्थों को और तत्वों को किसके रूप में व्यक्त करना, उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। या मैं दूसरी परिभाषा कहूं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक और उत्पादों को किसके रूप में व्यक्त करना, उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये क्या थी बच्चों, परिभाषा थी किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की और रासायनिक समीकरण की। अब हम बात करते हैं आगे कि आखिरकार जब हमने रासायनिक समीकरण लिखा तो आखिरकार समीकरण को लिखने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड पर। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। सुनना क्या होते हैं। देखो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होती है क्या, कि सर आपने रासायनिक समीकरण को ऐसे लिखा, मैंने क्या लिखा, Mg प्लस O2 क्या बनाया, MgO। फिर आपके दिमाग में एक चीज पुटअप होती है कि आपने इस एरो के चिन्ह को ऐसे क्यों नहीं लगाया, या हमने इस एरो के चिन्ह को ऐसे क्यों नहीं लगा दिया, ठीक है, या फिर हमने यहां पर O2 क्यों नहीं लिखा। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वह हमारे दिमाग में क्या होते हैं, पुटअप होते हैं। अब इन सभी का क्या है, इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। वैज्ञानिकों ने क्या दिए, हमारी बुक में भी दिए हुए हैं कि आखिरकार किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, उसके क्या होते हैं बच्चों, नियम होते हैं। मैं पहले कहता हूं आपको नियमों को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। एग्जाम में नियम पूछे नहीं जाते, वैसे तो हम जानते ही हैं सभी बच्चे कि किसी भी समीकरण को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे एक बार कि नियम कैसे लिखे, मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है बच्चों, ये क्या है, मैग्नीशियम का फीता है। क्या है, मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन या क्या है, फीता। और जब इस मैग्नीशियम के रिबन या फीते को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो देख लो क्या आ गया, जलाया जाता है, इसका क्या किया जाता है, दहन। और मैंने क्या कहा था, जब भी दहन की बात आई किससे क्रिया करेंगे अपन, ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे, ठीक है। तो क्या करवाया जाता है, उसका दहन करवाया जाता है। तो दहन करवाने पर क्या प्राप्त होगा मुझे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसा चूर्ण प्राप्त होगा बच्चों, श्वेत चूर्ण प्राप्त होगा। कैसा चूर्ण प्राप्त होगा, श्वेत चूर्ण प्राप्त होगा। किसका, इस MgO का। तो ये तो क्या है, जो मैंने अभी समीकरण लिखी, क्या है उसकी, जो समीकरण लिखी हुई है क्या है, एक अभिक्रिया की क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो मैंने वो अभिक्रिया बता दी आपको कि यह अभिक्रिया क्या कह रही है कि मैग्नीशियम रिबन, रिबन मतलब क्या होता है, फीता, यानी एक प्रकार से पतली स्ट्रिप्ट। कोई भी मान लीजिएगा ये पतली क्या है, कि आपने देखा होगा अपन न्यूज़पेपर में फाड़ देते ना पतली सी स्ट्रिप्ट रेखा सी, तो बस वही मान लीजिए वो क्या है, रिबन है। तो मैग्नीशियम का रिबन ले लिया, फीता कह लीजिए, को जब जलाया जाता है या उसका दहन करवाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसा चूर्ण प्राप्त होता है बच्चों, श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। अब देखो पहला नियम क्या कहता है, सुनना। पहली बात तो ये, अभी जो मैंने आपको बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, परिभाषा पूछ ली जाती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और यह क्या हो रहा है, इन दोनों की क्रिया के बाद हमें यह पदार्थ क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें क्या कहते हैं अपन, उन्हें ही क्या बोला जाता है, अभी आपने पढ़ा था क्या, अभिकारक। बोला करो मन मन में। दूसरा क्या, क्रियाकारक भी कहते हैं इन्हें ही। इन्हें ही क्या कहा जाता है बच्चों, अभिकर्मक भी कहा जाता है, एक ही बात है। और इन्हें ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट भी कहा जाता है। तो ये क्या है, मैंने कहा था आपको, मैं आगे भी नाम बताऊंगा। तो क्या है, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, एक बात तो ये याद रखना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व या पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक, या उन्हें क्या कहा जाता है, क्रियाकारक, या उन्हें क्या कहते हैं अभिकर्मक।
और उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट भी कहते हैं। दूसरा क्या है, ये अभिक्रिया के क्या बना, फलस्वरूप बना, यानी कि अभिक्रिया हुई, रिएक्शन हुई, और रिएक्शन के बाद क्या बना, हमें फल मिला, यानी कि एक उत्पाद मिला, फल मिला, और इस फल को क्या बोलते हैं बच्चों अपन, चूंकि क्रिया के बाद मिला इसलिए नाम क्या पड़ गया, क्रियाफल पड़ गया। क्या पड़ा, क्रियाफल। क्रिया के बाद प्राप्त होने वाला क्या फल, क्या नाम, क्रियाफल। और सही क्या कहा जाता है बच्चों, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। मैंने अभी कहा था ना आपको कि कंपनियां आती हैं मार्केट में प्रचार करने के लिए, उनके वो आते हैं डीलर या सेल्स कैंडिडेट, सेल्स वाले, वो क्या बोलते हैं कि हमारी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो वहां पर जो प्रोडक्ट बना वो कोई ना कोई तो पदार्थों से मिलकर बना हुआ होगा, तो ये क्या बना बच्चों, उत्पाद बना। और ऐसे ही क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि परिभाषा क्या हो गई कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को तो क्या कहते हैं, क्रियाफल, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। और भाग लेने वाले पदार्थों क्या बोलते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक या अभिकर्मक या रिएक्टेंट कहा जाता है। चिंता फिक्र रहिए, आराम से पढ़िए, आसानी से पढ़िए, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। एक एक चीज बेसिक कंसेप्ट के संग अपन चलने वाले हैं, एक चीज आपको यहां समझने में आने वाली है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आपको लिखने की चिंता नहीं करनी है, आपको उसकी पीडीएफ जल्द ही टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैंने कल भी डाली थी, आज भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोबारा से। मैं बात करता हूं, अब आपने परिभाषाएं पढ़ ली, अब मैं बात करने वाला हूं किसकी, नियम की बच्चों, पहले नियम की। और ये नियम किसका है, ये नियम है आपका रासायनिक समीकरण लिखने का। अब क्या है पहला नियम, सुनो। पहला नियम ये कहता है कि रिएक्टेंट यानी कि अभिकारकों को, कि रासायनिक समीकरण जब आप लिख रहे हो तो अभिकारकों को कहां लिखा जाएगा, बाईं ओर। आर से मतलब क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक को कहां लिखा जाएगा, बाईं ओर। बाईं ओर जानते हो, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है मेरा, बाया, ये क्या है मेरा, दाया। तो बाईं ओर क्या लिखा जाएगा, अभिकारक को, और दाईं ओर किसको लिखा जाएगा बच्चों, उत्पाद को लिखा जाएगा। पी, पी मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट को लिखा जाएगा। और इन दोनों के मध्य, और इन दोनों के मध्य किसका उपयोग किया जाएगा, एक तीर के चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, जिसकी दिशा कहां से होगी, अभिकारक से उत्पाद की ओर होगी। तो आपको समझ में आ गया ये तीर का चिन्ह इधर से इधर क्यों बना, क्यों, क्योंकि क्या कहता है नियम कि बाईं ओर तो क्या लिखा जाएगा, अभिकारक, दाईं ओर क्या लिखा जाएगा, उत्पाद। और यह जो एरो का जो साइन है यह कहां बनेगा बच्चों, यह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर बनाया जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए अब मैं बात करता हूं अगले नियम की। सेकंड नियम क्या कहता है बच्चों, सुनो। सेकंड नियम ये कहता है कि मान लीजिएगा कोई भी जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में दो या दो से तो अधिक क्या है बच्चों, अभिकारक हैं, और दो या दो से अधिक क्या है, उत्पाद हैं। अब यदि मैं आपके सामने इसी एग्जांपल को लूं तो यहां पर अभिकारक तो कितने हैं, दो, दो से अधिक भी हो सकते हैं, उत्पाद एक ही है। तो मैंने क्या कहा था, या तो दो या दो से अधिक क्या हो, अभिकारक हो, या दो या दो से अधिक क्या हो, उत्पाद हो। अपने मुंह जबानी याद रखिए, बस शॉर्ट एंड स्वीट याद रखिए। तो क्या कहता है बच्चों अगला नियम, अगला नियम ये कहता है कि दो या दो से अधिक क्या है, अभिकारक, या दो या दो से अधिक क्या है, उत्पाद। तो उनको लिखते समय, किनको लिखते समय, अभिकारकों को या उत्पादों को लिखते समय कौन सा चिन्ह लगाते हैं बच्चों, धन्य चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धन्य चिन्ह का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देख लीजिएगा आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, यहां पर Mg और O2 ये क्या है, अभिकारक है, कितने हैं, दो। कौन सा चिन्ह लगाया गया बच्चों, धन्य चिन्ह लगाया गया है। कौन सा चिन्ह लगाया गया है, धन्य चिन्ह का क्या किया गया है, यहां पर उपयोग किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले नियम की। और अगला नियम क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा नियम ये कहता है आपसे कि जब भी आप क्या कर रहे हो, कोई भी समीकरण लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो आप बच्चों, समीकरण। तो तीसरा नियम आपसे कहता है कि रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें क्या करना है, हमें दर्शानी है क्या, अवस्था। क्या दर्शानी है बच्चों, अवस्था दर्शानी है। और किसकी दर्शानी है, अभिकारकों की और उत्पादों की क्या दर्शानी है, हमें अवस्था दर्शानी है। अब देखो रटनी नहीं है अवस्थाएं, आसानी से आप दर्शा सकते हैं। कॉमन सेंस नाम की चीज है, आपने बहुत सारी चीजें देखी हुई है। मैंने कहा देखो ये क्या है, MgO क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैंने क्या कहा, चूर्ण कहा, है ना। चूर्ण तो आपने चूर्ण, चूर्ण से क्या बना, चूर्ण, है ना। बहुत सारे चूर्ण आते हैं ना मार्केट में, भूतनी के, है ना, बहुत सारे चूर्ण आते हैं।
जीभ चाट लो, एक और बहुत सारे दुनिया भर के आते हैं, चाट के लाल हो जाती है जीभ। तो क्या है वो चून, चून कैसा होता है, ठोस होता है, तो ठोस बोलो होता है नहीं होता। ऐसे ही O2 क्या है, गैस है, तो अवस्थाएं तो अपन को आसानी से पता चल जाएंगी। अब सुनो, यदि मान लीजिएगा कोई भी जो पदार्थ है वो कैसा हो, यानी कोई भी अभिकार का उत्पाद कैसा हो, ठोस, तो ठोस होने पर अपन क्या लगाएंगे बच्चों, S। यदि मान लीजिएगा क्या है वो द्रव है तो क्या लगाएंगे अपन, L। गैस होने पर क्या लगा देंगे बच्चों अपन, G। और जलीय विलयन, कौन सा विलयन, जलीय विलयन। यदि मान लीजिएगा पदार्थ की जो अवस्था है वो किसमें ली गई है, आपने उसको जल में घोल दिया, जैसे मैंने कहा कि नमक का जलीय विलयन, मतलब नमक लिया मैंने और उसको पानी में घोल दिया, तो वहां पर अपन ठोस तो लिखेंगे नहीं उसको, ना अपन वहां एल लिखेंगे ना क्या लिखेंगे अपन, गैस लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहां पर, AQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, AQ। AQ का मतलब क्या हुआ, AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन। अब मैं आपको साथ के साथ समझा भी देता हूं एग्जांपल के द्वारा। Mg क्या है बच्चों, फीता मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम फीता कैसा होगा, कठोर ठोस, इसलिए अपन में क्या दर्शा देंगे, इसके बगल में मैंने कोष्टक लगा क्या लिख दी, इसकी अवस्था लिख दी कि मैग्नीशियम क्या है बच्चों, S मतलब कैसा है, सॉलिड है। ये लिखने का तरीका है, हमें एग्जाम में समीकरण को ऐसे ही लिख के आना है जब भी वो पूछी जाएगी। O2 क्या होती है बच्चों, गैस होती है, इसलिए कोष्टक में क्या लिखेंगे अपन, G। और ये भी क्या होता है बच्चों, ठोस होता है, मैंने आपको बताया, इसलिए इसके कोष्टक में क्या लिख दिया जाएगा, G लिख दिया, सॉरी S लिख दिया जाएगा। तो यह क्या हो गई बच्चों, अवस्था दर्शा दी गई। ठोस के लिए क्या लिखेंगे अपन, S। द्रव के लिए क्या, L। क्यों लिखा अपन ने S, क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड। द्रव को क्या बोलते हैं, लिक्विड। गैस को क्या बोलते हैं, गैस। तो ये अपने क्या दर्शा दी है, अवस्था दर्शा दी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगले नियम की यदि बात करूं विद्यार्थियों, तो देखो आप जानते हो कोई भी जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को होने के लिए क्या चाहिए, निश्चित क्या चाहिए, ताप चाहिए, निश्चित क्या चाहिए, दाब चाहिए, और निश्चित क्या चाहिए, उत्प्रेरक चाहिए। ठीक है ना, यानी कोई भी जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को होने के लिए निश्चित ताप चाहिए, दाब चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों, उत्प्रेरक चाहिए होता है। यानी कि यह चीजें क्या होती हैं, हमारी फिक्स होती है, यह हमें चाहिए ही चाहिए। अब जब हमें ये चीजें चाहिए क्या होने के लिए, किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए, तो सवाल ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आखिरकार इन तीनों चीजों को कहां दर्शाया जाएगा। तो इन तीनों चीजों को कहां दर्शाया जाएगा, तीर के चिन्ह के ऊपर। कहां दर्शाएंगे बच्चों, तीर के चिन्ह के ऊपर दर्शाया जाएगा। कैसे समझो, जैसे मैंने कहा ये क्या है आपके पास, जिप्सम है, पढ़ेंगे अपन आगे अभिक्रियाओं में। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिप्सम। अब जिप्सम से मैं क्या बना रहा हूं, पीओपी बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, पीओपी। नाम सुना होगा आपने बहुत बार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी पुट्टी। ठीक है ना, तो पीओपी करवा रहे नए घरों में क्या करवाते मन, पीओपी करवाते। तो ये क्या आपका जिप्सम है, और जिप्सम से क्या बन रहा है बच्चों, जिप्सम से बन रहा है आपका पीओपी बन रहा है। क्या बन रहा है, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है। अब जिप्सम से पीओपी बनाने के लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ता है, और गर्म करने के लिए वैल्यू है कितने, तापमान 373 केल्विन। कितना तापमान है, 373 केल्विन तापमान की मुझे क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है इस जिप्सम से पीओपी बनाने के लिए। तो क्या हुआ, आपने देखा कि तापमान क्या है, निश्चित है, और इस निश्चित तापमान को मैंने कहां दर्शाया, इस तीर के चिन्ह के ऊपर दर्शाया। और यही तो मैंने कहा था नियम में कि तीर के चिन्ह के ऊपर क्या किया जाएगा, दर्शाया जाएगा किसको, आपके किसी भी ताप को, किसी भी दाब को, और किसको, किसी भी उत्प्रेरक को। अब मैं बात करूं किसके बच्चों, अगले नियम की। अगला नियम क्या कहता है हमारा, अगला नियम आपसे ये कहता है कि मान लीजिएगा आपको उत्पाद के साथ, किसके साथ बच्चों, उत्पाद के साथ क्या प्राप्त हो गई, ऊष्मा। क्या प्राप्त हो गई, ऊष्मा प्राप्त हो गई। मतलब आपको उत्पाद तो मिला, लेकिन साथ ही साथ क्या मिल गया, ऊष्मा और मिल गई। कैसे कि मान लीजिएगा कोई, अपन बहुत बार देखते हैं ना कि जब अपन कोई भी काम, घर वालों ने हमसे क्या कहा, किसी काम के लिए कहा, आपने कर दिया वो काम, ठीक है। अब आपसे पहले तो घर वालों ने कुछ कहा ही नहीं था कि मैं तेरे को कुछ रुपए दूंगा या नहीं दूंगा, लेकिन अपन उससे क्या हो गए, जैसे आपने कोई काम किया घर वाले आपसे खुश हो गए और आपको क्या दे दिया, उन्होंने 5 रुपए दे दिए, भैया 5 रुपए पकड़ और चीज खा गया। ठीक है ना, तो क्या किया, काम तो आपने किया, यानी आपने उत्पाद तो बनाया, जो भी चीजें आपने काम करके दे दिया उसको अभिक्रिया संपन्न तो करवाई आपने, लेकिन
आपको बोनस अंक मिल गया, बोनस मतलब आपको ऊष्मा और मिल गई, एनर्जी और मिल गई, आपको खुश होकर के घर वालों क्या देती 5 रुपए दिए जब कचौड़ी खा गया। तो ऐसा विक्रिया में यदि हो जाए कि उत्पाद के साथ आपको क्या मिल जाए, ऊष्मा मिल जाए, तो फिर सवाल है कहां लिखा जाएगा। तो इसको कहां लिखेंगे बच्चों, इसको अपन लिखेंगे उत्पाद के बाद। कहां लिखेंगे, उत्पाद के बाद लिखेंगे, क्या लगा करके, धन चिन्ह, धन का मतलब प्लस का चिन्ह लगा करके इसे लिख दिया जाएगा। कब, रासायनिक समीकरण में। तो क्या कहता है नियम कि यदि हमें अभिक्रिया में भैया ऊष्मा मिल रही है या ऊर्जा मिल रही है तो उत्पाद के बाद धन का चिन्ह लगा करके उसे लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, याद रखना। यदि मान लो मिल रही है तो प्लस का चिन्ह लगा करके इसको यहां लिख दिया जाएगा। तो ये कौन सा नियम था आपका, 5वां। नियमों की संख्या मत गिनिए, सारी चीजें आने वाली है। और लास्ट और फाइनल नियम की बात करने वाला हूं मैं आपसे यहां पर। लास्ट नियम आपसे ये कहता है कि कोई भी जो समीकरण आप लिख रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, संतुलित होनी चाहिए। समीकरण कैसी होनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संतुलित। अब कौन सा नियम है ये आपका, 6वां नियम है कि समीकरण जो आप लिख रहे हैं किसी भी अभिक्रिया की, वो कैसे लिख रहे हैं, संतुलित समीकरण लिख रहे हैं। कैसा समीकरण लिख रहे हैं, संतुलित। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि सर संतुलित समीकरण क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके यहां पर आपके मन में जो जो क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके पूछने से पहले ही मैं उन्हें खुद ही क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन पुटअप होता तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। संतुलित समीकरण क्या होती है, यह तो आपके थे क्या नियम। अब हम अगली कक्षा में इन्हीं चीजों पर बात करेंगे कि आखिरकार समीकरण, संतुलित समीकरण होती क्या है और असंतुलित समीकरण क्या होती है और आखिरकार समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है। तो अगले मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।